हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का किशोर भैया, लेकर आ गए हूं अगला सेशन जो है मानव जनन के वृष्ण के ऊपर। देखो, ये जो चैप्टर है वो जीवन भर काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी के दिमाग में ये सवाल होगा कि शुक्राणु की उत्पत्ति कैसे होती है। जब दो व्यक्तियों के विवाह होता है तो उसे एक नए बच्चे को कैसे होती है, वो दिमाग में ये भी सवाल होगा कि शुक्राणु की उत्पत्ति कैसे होती है, शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि पुरुष के दो जांघों के बीच में एक लगा हुआ एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम वृष्ण कहते हैं, वृष्ण कोश कहते हैं। और उस वृष्ण कोश के अंदर दो क्या होते हैं? दो अंडे होते हैं। क्या होते हैं? दो अंडे होते हैं। और इन अंडों के बीच में ही शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आखिरकार इस हमारे मानव के अंदर जीवन की उत्पत्ति के लिए शुक्राणु का निर्माण जो है वो कैसे होता है। जैसा कि आज हम पहले ही बता चुके हैं कि इस सेशन में आज हम पढ़ाने वाले हैं वृष्ण के बारे में, कि मानव जनन तंत्र का जो सबसे प्रमुख अंग है जिसका नाम है वृष्ण। क्या नाम है? वृष्ण। इस वृष्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वृष्ण आखिरकार क्या होता है। देखिए, वृष्ण क्या होता है। यह जो होता है स्तनधारी, यह सभी नर स्तनधारी में पाए जाने वाला जो है एक विशेष प्रकार का अंग है। क्या है? एक कैसा रंग है? तो कहता थैली नुमा संरचना है जो उदर गुहा के नीचे बाहर की तरफ विकसित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृष्ण कहते हैं। यहां पर बात समझने वाली है, नर स्तनधारी यानी कि पुरुष स्तनधारी जो प्राणी होता है उसका, और कहता है उसमें पाए जाने वाला थैली नुमा संरचना है। थैली नुमा का मतलब हो गया एक थैली जैसी संरचना होती है जो पुरुष के दो जांघों के बीच मौजूद रहता है। आप सभी को ज्ञात होगा। कहता है उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा में पेट, पेट के जो नीचे जो का भाग होता है जांग, और उसी के बीच में यह मौजूद रहता है और बाहर की तरफ स्थित होता है, उसे हम वृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्ण क्या है? वृष्ण जो है पुरुष के दो जांग होता है, दो जांग के बीच में क्या होता है? एक थैली नुमा रचना होती है। क्या होती है? और उस थैली नुमा संरचना के बीच में दो अंडे होते हैं, और इस अंडे को ही हम क्या बोलते हैं? वृष्ण कहते हैं। और यह जो है वृष्ण का फिगर देखिए आंतरिक रूप से इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये क्या हुआ? वृष्ण हुआ, और ये इसका पेनिस हो गया, और इसका वृष्ण का एक सूक्ष्म आंतरिक संरचना है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये वृष्ण का आकार, संरचना और व्यवस्था क्या होता है। चलिए देखते हैं। क्या है कि इसका जो है वृष्ण जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। वृष्ण की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। कहता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका वजन जो होता है वो लगभग 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम का जो है एक दो अंडा जो होता है वो मौजूद रहता है पुरुष के दो टांगों के बीच में। कहता है इसका तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। इसका तापमान क्या होता है? इसका तापमान जो होता है शरीर के जो तापमान, शरीर का एक्चुअल जो तापमान होता है, नॉर्मल जो तापमान होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना तापमान से 2 डिग्री कम यानी 35 डिग्री के आसपास इसका तापमान रहता है। किसका? इस वृष्ण का। किसका? इस वृष्ण का तापमान रहता है। कहता है कि वृष्ण एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है। ये वृष्ण जो होता है वो पुरुष के जो दो जांग होता है, वो दो जांग के बीच जो थैली होती है, इस थैलीनुमा संरचना के अंदर क्या होता है? ये वृष्ण जो है वो मौजूद रहता है, जिसकी लंबाई जो है वो क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और भार क्या होता है? 20 से क्या होता है? 25 ग्राम होता है। और इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम होता है। अब यहां पर बात एक आती है कि ईश्वर ने, गॉड ने आखिरकार पुरुष के अंदर ये वृष्ण जो है उसको दो टांगों के बीच में और वो बाहर क्यों बनाया? इसका वजह है कि वृष्ण को बनाने के लिए, जिसमें वृष्ण के अंदर जो है वो शुक्राणु जहां बनता है, उस शुक्राणु बनाने के लिए तापमान की कमी चाहिए। यानी बॉडी का जितना तापमान होता है उससे 2 डिग्री, कितना? 2 डिग्री तापमान कम चाहिए। कितना चाहिए? कम चाहिए। इसलिए ईश्वर ने उसे बाहर शरीर से क्या किया? बाहर लगा दिया। कहता है जिसे हम वृष्ण कोश कहते हैं, यानी कि जो थैलीनुमा संरचना होता है पुरुष के दो टांगों के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? वृष्ण कोश कहते हैं। अस्क्रोटल। क्या बोलते हैं? अस्क्रोटल के नाम से जाना जाता है। देखो भाई आगे क्या है। कहता है इस वृष्ण कोश के नीचे जो है वो क्या होता है? तारडोसी पेशी पाई जाती है। क्या होती है? तारडोसी पेशी पाई जाती है जो ताप का नियंत्रण करता है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वृष्ण पुरुष का जो होता है, जो ये दो जांग हो गया, मालिक ये दो जांग हो गया, और ये दो जांगों के बीच में क्या होता है? एक इस प्रकार से क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? ये थैलीनुमा संरचना जो होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृष्ण। क्या बोलते हैं? वृष्ण।
कोश क्या बोलते हैं? वृष्ण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्ण कोश कहते हैं। और इस वृष्ण कोश के कहता है नीचे जो है वो क्या होता है? टारडोसी। क्या होता है? एक नीचे एक पेशी होता है। क्या होता है? एक पेशी होता है। जैसे हम बोलते हैं टारडोसी। क्या बोलते हैं? टार सॉरी डारटोसी। क्या बोलते हैं? डारटोसी। क्या बोलते हैं? डार टोसी पेशी कहते हैं। ये डार्क टोसी पेशी का काम क्या होता है? इसका काम होता है आपको नियंत्रण करना है। यही जो है वो ताप को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कहता है कि जो ताप का नियंत्रण करता है, जिसे सर्दी में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। आप देखे होंगे जो पुरुष होगा, जो भाई पुरुष होंगे, उसे पता होगा कि आखिरकार हमारा जो शुक्राणु सॉरी जो हमारा जो है वो वृष्ण जो होता है, यानी कि वृष्ण कोष जो होता है, वो ठंडी के दिन में, सर्दी के दिन में क्या होता है? वो सिकुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? सिकुड़ा हुआ रहता है। और गर्मी के दिन में जो है शिथिल क्या होता है? शिथिल रहता है। शिथिल माने वो थोड़ा सा क्या होता है? लटका रहता है। जैसे लगता है उसमें कोई बेजान, उसमें कोई जान नहीं है, वो लटका हुआ रहेगा। गर्मी के दिन में क्या होता है? गर्मी के दिन में ये जो वृष्ण जो होता है, वृष्ण कोष जो होता है, वो क्या होता है? लटका रहता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है डारटोसी पेशी। ये डारटोसी पेशी मौसम के अनुकूल जो है वो काम करता है। क्या करता है? मौसम के अनुकूल। जब सर्दी आती है तो क्या होता है? शिथिल एकदम उसको क्या करता है? सिकुड़ा देता है। क्या देता है? सिकुड़ा देता है। एकदम सिकुड़ कर क्या होता है? छोटा सा हो जाता है। पता नहीं चलेगा कि दो अंडे कहाँ चले गए। तो क्या होता है? लेकिन गर्मी के दिन में लगेगा कि दो अंडे क्या हो गए? नीचे लटक गए। क्या हो गए? दो अंडे जो है वो नीचे लटक गए। इस प्रकार से जो है ये काम करता है डार्टोसी पेशी, जो ताप का नियंत्रण करता है वृष्ण कोष का। किसका? वृष्ण कोष के ताप का नियंत्रण करने का काम करता है। आगे कहता है वृष्ण कोष। कहता है वृष्ण कोष उदर गुहा से इग्वाइनल नाल क्या करता है? इग्वाइनल नाल से जो है जुड़ा रहता है। जिससे होकर वृष्ण क्या होता है? जिससे होकर वृष्ण जो है वो वृष्ण कोष में आता है। देखिए इस बात को समझिए। ये क्या है? दो जांग हो गया। क्या हो गया? ये दो जांग हो गया। देखो ये क्या है? ये दो क्या हो गया? ये जांग हो गया। और ये दो जांग के बीच में क्या हो गया? ये हो गया है आपका क्या हो गया? वृष्ण कोष। और इस वृष्ण कोष के अंदर दो क्या हो गए? अंडे हो गए। अब यह जो होता है एक्चुअली होता क्या है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा क्या होता है? माँ के गर्भ में होता है, तो ये दो अंडे नीचे नहीं होते हैं। ये दो अंडे जो है उदर गुहा यानी पेट में यहां पर होता है। और इसे यहां से एक नाल क्या होता है? एक नाल एक पाइप क्या होता है? एक पाइप क्या होती है? एक पाइप जो होती है ना? उसी पाइप से ये यहां से क्या होता है? ये चला आता है इस वृष्ण कोष के अंदर। जन्म से कुछ मंथ पहले, जन्म से कुछ मंथ पहले इंगवाइनल नाल क्या होता है? उसका नाम है इंगवाइनल नाल। क्या है? देखिए यहां पर क्या इंगवाइनल क्या है? इंगवाइनल नाल से जो है वो वृष्ण जो है उदर गुहा से वो वृष्ण कोष में आ जाता है। आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि वृष्ण जो होता है वो किस नाल के द्वारा वृष्ण कोष में उतरता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंगवाइनल। क्या होगा? इंगवाइनल नाल से। किससे? इंगवाइनल नाल से ये वृष्ण कोष में उतरता है। बात आपको भली भांति समझ में आ गया। अभी हमने क्या देखा? वृष्ण कोष का आकार, यानी वृष्ण कोष जो होता है वो आकार उसका क्या होता है। तो देखो भाई क्या होता है, एक बार फिर से, इस वृष्ण कोष का आकार जो होता है वो 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। चौड़ा कितना होता है भाई? चौड़ा जो होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और भार कितना होता है? 20 से कितना होता है? 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। और इसका तापमान क्या होता है? शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है? कम। शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री होता है। अगला क्या होता है? वो क्या है? अगला जो टॉपिक है वृष्ण कोष का सूक्ष्म आंत संरचना। पहले ही बता चुके हैं भाई क्या होगा। आज हम वृष्ण कोष को यानी वृष्ण को पूरी तरह से नंगा पुंगा कर देंगे। और मतलब कि उस वृष्ण कोष को अंदर बाहर कैसा दिखता है, अंदर कैसा है और उसके अंदर कैसा है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और यहां भी जानने वाले हैं कि इस वृष्ण के अंदर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये वृष्ण कोष क्या है? ये वृष्ण कोष का सूक्ष्म आंतरिक संरचना क्या है? सूक्ष्म आंतरिक मतलब कि अभी हमने क्या देखा बाहर से कैसा होता है। तो बाहर से क्या होता है भाई? दो जांग होता है, इसके बीच में एक क्या थैली है, इसके बीच में दो अंडा है। यही तो देखा अभी। लेकिन अब जानेंगे इस अंडे के अंदर क्या फंडा है। अभी जानेंगे इस अंडे के अंदर क्या फंडा है, इस फंडे के बारे में जानेंगे। इसी का नाम क्या है? वृष्ण का सूक्ष्म आंतरिक संरचना। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। आप एकदम ध्यान से बना के पढ़ते रहिए। देखो भाई ये क्या है? वृष्ण कोष का सूक्ष्म आंतरिक संरचना। वृष्ण कोष का सूक्ष्म आंतरिक संरचना मतलब अंदर से कैसा दिखेगा, इसके बारे में जानेंगे। चलिए पता है वृष्ण जो है वो 3 प्रकार के आवरणों से मिलकर बना हुआ। पहला काम क्या है?
पहला, अब हम क्या करें, वृष्ण कोष को अंदर से खोल रहे हैं कि अंदर से क्या है। उसके से पहले हमने क्या किया, शर्ट उतार दिया, फिर गंजी उतार दिया, फिर उसको क्या करें, चमड़ा उतार देंगे, फिर अंदर वाला सारा सामान क्या होगा, दिखने लगेगा। उसी प्रकार से सबसे पहला अब हम इस वृष्ण कोष को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। सबसे पहला बात है कि वृष्ण जो होता है वो 3 आवरण से बना होता है। वृष्ण मने वृष्ण कोष नहीं, ये जो थैली नुमा संरचना होता है उसकी बात हम नहीं कह रहे हैं। इस वृष्ण के अंदर 2 अंडा होता है बाबू, और इसके अंदर जो फंडा होता है, कहता है ये 3 प्रकार के लेयर से बने होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार, 1 2 3, 1 2 और क्या हुआ, 3 प्रकार के स्तरों से बनता है। कहने का मतलब अंडा जो होता है ना, अंडा देखे होंगे ना, अंडा कैसा होता है, अंडा एक व्हाइट जैसा, उसके नीचे फिर क्या होता है, पीला जैसा होता है, उसमें तो 2 ही होते हैं। लेकिन जो इस अंडा होता है इसके 3 भाग में बांटा गया है। इसके जो लेयर जो देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, 3। कितना होता है, 3। सबसे पहला 1 2 3, बात समझ में आ गया। कहता है वृष्ण का जो स्तर होते हैं, कितने आवरण होते हैं, 3। कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। अब बताइए 3 आवरण का मतलब, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा और उसके भी नीचे होगा, है ना। अब इस 3 आवरण को अगर बांटा जाए तो क्या होगा, एक सबसे बाहर होगा, एक बीच में होगा, एक सबसे नीचे होगा, होगा ना। अब इन तीनों का नाम क्या है, बाहर, क्या है, बाहर। और ये अंदर क्या होगा, भीतर। ध्यान समझिएगा, एक बाहर एक भीतर, और जो बीच में रह गया, जो बच गया वो क्या हो गया, बीच में हो गया। अब इसी से हम इस चीज को, नाम को याद रखेंगे। देखिए पता है, जिसमें से सबसे बाहरी आवरण को ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या बोलते हैं, वृष्ण के जो सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब बासे बाहर, बासे वेजाइनलिस, याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक है, क्योंकि ये दोनों ट्यूनिका ट्यूनिका ट्यूनिका, ये तीनों के अंदर है ट्यूनिका ट्यूनिका ट्यूनिका, तीनों के अंदर है। आपको समझ में नहीं आएगा कौन टन बज रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाहर, बासे सबसे बाहर वाला क्या होगा, बाहर। तो बाहर को हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस, वैसे बाहर, वैसे बाहर। अब हो गया, एक हो गया, देखिए क्या है, भीतरी आवरण। किधर गया, भीतरी आवरण। भीतरी आवरण जो है वेस्कुलेसा, वैसे भीतर। क्या कर लीजिए, वे से आप कर लीजिए क्या चीज, भीतर। और जो बच गया वो क्या हो गया, एल्बुजिनिया। बात समझ आ गया। इस 3 आवरण के नाम को हम कैसे याद रखेंगे, बासे बाहर, वी से भीतर, जो बच गया वो बीच में। क्लियर है ना। तो ये जो वृष्ण होता है इसको 3 भाग में बांटा गया है। बाहर वाला को ट्यूनिका वेजाइनलिस, और बीच वाला को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो है वो मध्य वाला, सबसे अंदर वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, सॉरी ट्यूनिका वेस्कुलेसा। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलेसा कहते हैं। अब यहां पे कहता है कि ट्यूनिका वेस्कुलेसा जो होता है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और देखो भाई, इसे अब हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अगर क्या कैसा कैसा होता है। देखिए यहां पर ये फिगर जो बनाया गया है, ये बड़ा ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, वो आपको समझ के लिए। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब इसको देखते हैं। आपको फेयर कॉपी में बनाना होगा। ये 2 नंबर का एग्जाम में क्या होता है, आता है। कहेगा चित्र बना दो भाई और 2 नंबर ले जाओ। तो ये चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। आपको चित्र कभी कभी क्या होता है ना, कि फिगर के अंदर, एग्जाम के अंदर, बुक के अंदर क्या होता है कि वो सब मिला जुला रहता है, समझ में आता नहीं है। हम इसे 3 कलर में डिवाइड कर दिए हैं। आप जरा देखिएगा, यहां पर जो है ब्लू जैसा दिख रहा है वो है क्या, 1 नंबर 1, यानी कि बाहरी। क्या है, बाहरी। पीला वाला जो है वो क्या है, आंतरिक, आंतरिक। और जो बीच में है वो क्या है, मध्य। देखिए अब यहां पर दिख रहा है, ये यही अंडा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है अंडा, यही ए अंडा। अंडा का जो है आंतरिक रूप से क्या होता है, ऐसा दिखता है। अभी हम बताए थे अंडे का फंडा को हम देखेंगे, ये अंडे का फंडा है। बाहर से जो अंडा दिखता है गोल जैसा, वो वास्तव में वो गोल जैसा होता है, लेकिन अंदर से वैसा कुछ हो नहीं होता है। अंदर से इसके बड़ा ही सूक्ष्म आंतरिक संरचना जो होता है बड़ा ही कंजेस्टेड और बड़ा ही बारीक होता है, उसको समझते हैं। देखिए इस वृष्ण को जो है सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो देखिए बाहर से जो है ब्लू जैसा जो दिख रहा है वो क्या, ट्यूनिका वेजाइनलिस है। क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है।
अब उसके नीचे जो है वो पिंक वाला जो दिख रहा है ऐसा ऐसा पूरा जो है वो यहां तक जो है वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी मध्य परत है। और जो सबसे अंदर जो दिख रहा है ये जो पीला जैसा देखिए इस प्रकार से, ये पीला जैसा उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलेसा। वे से वेस्कुलेसा यानी वे से भीतर क्या होता है, एक वे से बेजा बाहरी, यहाँ वे होगा, क्या होगा यहाँ पर वे समझ लीजिएगा, ये वे से भीतर यानी आंतरिक, क्या होगा अंदर वाला। तो ये 3 परत होते हैं। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि इस वृष्ण के अंदर 250 कोष्ठक होते हैं, 250 भीतर होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? 250 भीतर होते हैं। कितने भीतर होते हैं? इस वृष्ण के जो अंडा होता है, इस अंडे के अंदर जो है वो कितने चेंबर होते हैं? ऐसा ऐसा जो चेंबर आपको देखने को मिलेगा, ये कितने होते हैं? इसकी संख्या होता है 250। कितना होता है? जो आपको यहाँ पर फिगर में देखिए, ये जो पीला वाला है, अब पीला वाला के बीच में ऐसा ऐसा खोली जैसा जो दिख रहा है, खोली जैसा दिख रहा है, खोली जैसा दिख रहा है, उस खोली को हम बोलते हैं वृष्ण कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वृष्ण कोष्ठक। तो आपका सवाल क्या होगा, इस वृष्ण के अंदर 250 कोष्ठक होते हैं। जो इसमें कै गो दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 गो दिख रहा है, कि 7 गो होता नहीं है, इसकी संख्या लगभग 250 होती है। तो यहां पर तीसरा जो बात आता है कि इस जो भीतर होता है, इस भीतर में कई कई आदमी रहता है। इस भीतर के अंदर जो है वो किसी में 2 और किसी में 3। बताइए, सोचिए, एवरेज माना गया किसी में 2 और किसी में 3, और 250 भीतर, तो एवरेज कितना आदमी रहेगा? कितना आदमी? 750 आदमी। यानी कि जरा देखिए, ये जो कोष्टक जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो खाली खाली जगह और जो ग्रीन वाला है, और ग्रीन वाला में जो ऐसा बना हुआ है, देखिए इस फिगर में ऐसा जो दिख ऐसा ऐसा जो दिख रहा है, ऐसा ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं शुक्र जनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र जनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र जनक नलिका। अब बताइए, 250 भीतर, 250 भीतर में एक भीतर में 2 या 3, एवरेज क्या होगा? एवरेज जो होगा वो 750। कितना होगा? 750। यानी कि विष्णु के अंदर 250 कोष्ठक होते हैं। इन 250 कोष्ठक के अंदर 750 यानी 750 जो है शुक्र जनक नलिका पाई जाती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना बात तो क्लियर हो गया। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम वृष्ण के सूक्ष्म आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी ये तक ये नहीं जाने कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा। इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, जिससे गुलगुल पुलपुल जो बच्चे आते हैं, नन्ना सा प्यारा सा, है ना, वो इसी का देन है। ये शुक्र जनक नलिका का देन है। अगर किसी प्राणी का ये शुक्र जनक नलिका काम करना बंद कर दे तो बेचारा उसका काम ही तमाम हो जाएगा। अपने अंश को वो पृथ्वी पर बिना छोड़े ही वो गॉड की तरफ चला जाएगा, है ना। उसके जीवन की उत्पत्ति अपने अंश को, अपने डीएनए को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि डीएनए को छोड़ने का अधिकारी जो बनाने का काम करता है वो है इस शुक्र जनक नलिका। यहीं पर बनता है शुक्राणु का निर्माण होता है। बाह्य डिटेल से और बाह्य सरल भाषा में आपको इस लेक्चर के अंदर बताया जाएगा कि शुक्राणु की उत्पत्ति इस शुक्र जनक नलिका के अंदर होती कैसे है। ठीक है, चलिए। अब तो आपको भली बात समझ में आ गया, कितना हो गया? इसमें 750 जो है वो शुक्र जनक नलिका आता है। अब कहता है कि इस 750 से क्या होता है, इससे एक एक नलिका निकलती है और यहाँ पर जो है एक जाल का निर्माण करता है। अब कल्पना कीजिए कि इस 750 होगा और इससे क्या होगा, इस 750 से एक एक नलिका निकले, क्या निकलेगा? एक एक पाइप निकलेगा, एक 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 एक, और सब आपस में जुड़ेगा। तो आपस में जब जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक जाल का रूप लेता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक निकला, एक निकला, एक निकला, और यहाँ पर जो है एक क्या होता है, एक जाल का रूप ले लेता है। क्या लेता है? एक जाल का रूप ले लेता है, जिसे हम वृष्ण जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या, वृष्ण जालक। क्या बोलते हैं? वृष्ण जालक कहते हैं। और इस वृष्ण जालक से जो है 5 से 10 है ना, या 20 की संख्या में जो है एक अपवाही नलिका क्या निकलती है? अपवाही जो है नलिका निकलती है। इससे क्या होती है? इससे नलिका निकलती है, जिसे हम अपवाही नलिका कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो ये वृष्ण जालक है, इस जालक से 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से 10 12 20 जो है, इससे क्या होता है, नलिका निकलती है। और नलिका जो होती है, इस वृष्ण के ऊपर एक मोटी पाइप होती है। क्या होती है? एक मोटी पाइप होती है, और उससे जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो भाई, इस वीडियो में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं यहीं तक के, ये जो दिख रहा है ना यहाँ तक,
यहीं तक। इसका जो ये मोटा मोटा ऐसा 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 दिख रहा है, इसे बोलते हैं अधिवृक्ष। इसको हम अगला लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे। हमारा क्या है, मूल काम है इस लेक्चर के अंदर इस वृक्ष के डिटेल्स के बारे में बताना, और ये वृक्ष का काम क्या है, इसके अंदर शुक्राणु की उत्पत्ति कैसे होती है वो हमें बताना है। आप इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिए। अगर समझ में नहीं आता, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, अब यहां पर कहता है दो परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो दो परत है। कितने परत से, दो परत से। और ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या था, वो बाहरी परत था। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो था वो बाहर वाला था, ये बाहर वाला। बाहर वाला में ये दो परत से बना, एक बाहरी और एक आंतरिक, जो ब्लू वाला था। फिगर को आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा कीजिए, देख लीजिए, है ना। ये जो ब्लू वाला जो था वो दो परतों से मिलकर बना रहा था, जो उसको हम क्या कर देते, पूरा हमने इसको रंग दिए थे, है ना। बाहर वाला और क्या होगा, अंदर वाला। देखिए क्या कहता है, बाहरी परत को पेराइटल और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, विसरल। आपसे सवाल पूछेगा वृष्ण के जो बाहरी आवरण होते हैं वो कितने परतों से मिलकर बने होते हैं। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से सवाल, कि आपसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि वृष्ण का जो बाहरी परत होता है जिसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, है इस यह जो है कितने परतों से मिलकर बना होता है, तो यह जो है दो परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है भाई, एक होता है क्या होता है, पेराइटल क्या होता है, और दूसरा जो होता है विसरल क्या होता है। पेराइटल जो होता है बाहर वाला होता है, बाहर वाला को पेराइटल बोलते हैं, और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, विसरल क्या बोलते हैं। तो बाहर वाला देखो पेराइटल हो गया, अंदर वाला क्या हो गया, विसरल हो गया। कहता है इन परतों, कहता है इन परतों के मध्य एक गुहा अंदर आने का स्थान छोड़ देता है, जिसे वृष्ण क्या कहता है, घेरे रहता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यह जो परत है, यह जो परत है और इसका जो गुहा बना, गुहा माने एक खाली जगह, क्या हुआ, खाली जगह। ध्यान समझिएगा, ये ऐसा लेयर था और इसके अंदर जो खाली जगह बना उसको हम क्या बोलते हैं, बायो के अंदर क्या होता है, अगर कहीं खाली है उसको हम गुहा के नाम से जानते हैं, वो मत समझ लीजिएगा उल्टा पुल्टा, है ना। खाली जगह क्या बोलते हैं, ये गुहा के नाम से हम जानते हैं। ये खाली, तो ये गुहा जो होता है कहता है कि जगह छोड़ देता है। चलिए देखते हैं उस इमेज में। देखिए ये देख रहे हैं, यहां से ऐसे 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 पूरा ब्लू वाला आया, और अब यहाँ इतना दूर क्या, इतना दूर से इतना दूर क्या हुआ, छोड़ दिया है। काहे लगी, किस लिए छोड़ दिया, ताकि इससे कुछ जा सके। जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर तो निकलना चाहिए ना, अगर पूरा घेर देगा तो कैसे काम चलेगा। फैक्ट्री में सामान बने और फैक्ट्री का गेट हो ही ना, सामान बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये जो दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये पूरा क्या होता है, यहाँ तक रहता है। ये कुछ जगह जो है इतना दूर क्या होता है, छोड़ के रखना। वही बात वहां पर कही गई है। देखिए अब कहता है कि छोड़ देता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का सघन व सफेद रेशा युक्त आवरण होता है। कहता है आगे यहां पर जो कहता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है उसे क्या होता है, कैसा होता है, वो सघन होता है और सफेद रेशे युक्त आवरण से बना होता है, जो वृक्ष के चारों तरफ से क्या होता है, वृक्ष के चारों तरफ से घेरे रहता है। एकदम सिंपल और सरल। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो क्या होता है, मध्य आवरण, क्या बोलते हैं, मध्य आवरण। ये मध्य आवरण होता पूरे वृक्ष को जो है वो घेरे रहता है। आप फिगर में आप स्किप के वीडियो को देख सकते हैं पीछे, कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है पूरे वृक्ष को घेरे रहता है। तो ये हुआ वृक्ष का सूक्ष्म आंतरिक संरचना। इसमें और भी बातें हैं, देखिए वृक्ष का कार्य हो गया, और ये जो है वृक्ष का औतकी है, मतलब कैसे कैसे कौन बनाता है, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं ये वृक्ष का कार्य। क्या हो गया, वृक्ष का कार्य क्या काम है भाई। देखो भाई इसमें सबसे पहला जो इसका काम है, वृक्ष का टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। अगर मान लिया किसी के अंदर शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद उसको संबंध बनाने की इच्छा ना करे, समझ लेना बेचारा गड़बड़ है। टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका क्या है, घट चुका है।
टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो घट चुका है, उसे इच्छा ही नहीं करता है, उसे कोई लड़की भाता ही नहीं है ना। अगर स्त्रियों में भी क्या होता है, उसे कोई लड़का अच्छा लगता ही नहीं है, तो ये कारण होता है वो टेस्टोस्टेरोन की कमी। आप ये बात सोच लीजिएगा कि कम ऐसा है तो एकदम यही जरूरी है, कुछ और भी वजह हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है। अगर आपको संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है ना, इसका मतलब है आपका बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहा है। इसका दूसरा काम है शुक्राणु का निर्माण। ये वृष्ण में ही क्या होता है, ये हार्मोन बनते हैं और इस वृष्ण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वृष्ण का अभी तक हमने देखा क्या कार्य, इसका कार्य क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वृष्ण के आकार के बारे में, बाहरी आकार संरचना के बारे में, फिर आंतरिक संरचना के बारे में, है ना। और अभी हम देख रहे हैं वृष्ण का कार्य। वृष्ण का कार्य है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, है ना, और शुक्राणु की उत्पत्ति करना। टेस्टोस्टेरोन जितना लबालब इस वृष्ण के अंदर, ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन जितना लबालब इस वृष्ण के अंदर यानी टेस्टिस के अंदर भरा रहेगा, शुक्राणु की उत्पत्ति उतना ही अधिक होगी। शुक्राणु की उत्पत्ति जो है, ये शुक्राणु की उत्पत्ति जो है उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। और ये वृष्ण जो है इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो है वो कैसे करता है, क्यों, कब करेगा ज्यादा, इसका एक कारण है। आप अपने गांव में देखे होंगे सांड, एक आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहे हैं, ऐसे होता है। व्यक्ति यानी नर जितना मस्त रहेगा माइंड से, ध्यान समझिएगा, माइंड से वो जितना फ्री रहेगा, क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और डाइट जितनी उसकी अच्छी होगी, और जितना अच्छा वो काम करेगा, जितना अच्छा वो आराम करेगा, दोनों समझिएगा बात को ध्यान से, कि किसका ये टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। माइंड से जो व्यक्ति जितना फ्री होगा, फ्री फ्री फ्री, और डाइट से, खाना से जितना उसका अच्छा होगा, उसके खाने में जितना अच्छा न्यूट्रिएंट होगा, उस प्राणी के अंदर इसकी कमी कभी भी नहीं होती है, और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो है अच्छा होता है। इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण सिर्फ संबंध बनाने या इच्छा उत्पन्न करने के लिए नहीं है, ये तो एक काम है, इसका काम है शरीर को सुडौल बनाना, मजबूत बनाना, ये भी इसका काम है। ये हमारे शरीर के पूरा ऑल ओवर जो संरचनाएं होती है उसको एक अच्छा एनर्जी प्रदान करता है, ये भी इसका काम है। तो मत ये समझ लीजिएगा कि इसका सिर्फ एक ही काम है, लेकिन इसका एक काम ये मूल है, ये शुक्राणु का उत्पन्न करना, शुक्राणु इसके कारण ही ये बना पाता है यानी वृष्ण, और ये जो शुक्राणु जो है वो इच्छा उत्पन्न करने का ये क्या करता है, ये काम करता है। तो अभी तक इतना हम समझ गए। आगे इसी में अब आगे पढ़ते हैं वृष्ण की औतकी। क्या पढ़ते हैं, वृष्ण की औतकी। भाई हेलो, देखो भाई, अभी पढ़ने वाले हैं वृष्ण की औतकी संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं, वृष्ण की औतकी, यानी कहने का मतलब है वृष्ण को अब हम अंदर से खोलने वाले हैं, एकदम अंदर से, कि उसके अंदर आखिरकार होता क्या क्या है। तो अभी तक हमने देखा वृष्ण के अंदर 250 कोष्ठक होते हैं, और उन 250 कोष्ठक में 750 शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका का मतलब हो गया कि जिसके अंदर शुक्राणु का क्या होगा, वो निर्माण होता, वो उसके अंदर मौजूद रहता। उस संख्या कितने भाई, उसके अंदर संख्या है 750, यानी 750 जो है उसके अंदर शुक्रजनक नलिका पाया जाता है। तो ये हमारा एग्जाम में कभी कभी ये आता है, और इससे बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव आने वाला है। देखिए वृष्ण का औतकी कहता है प्रत्येक वृष्ण में लगभग कितने 250 कोष्ठक पाए जाते हैं। जो ये 250 कोष्ठक होता है, कहता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा से बना होता है। इसके जो एक कोष्ठक जो घेरा होता है, और उसके जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उस जिनसे ये बना होता है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या है, वृष्ण के जो हम 3 अस्तर अभी पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें एक क्या था, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा से बना होता है, जिसमें वृष्ण पालिका, क्या कहते हैं, जिसे हम वृष्ण पालिका या फिर इसे हम बोलते हैं वृष्ण कोष्ठक के नाम से भी हम जानते हैं। कहता है इस वृष्ण कोष्ठक यानी वृष्ण पालिका के अंदर 2 से 3 जो है अति कुंडलित जो है शुक्रजनक नलिका होती है। कितनी होती है, शुक्रजनक नलिका होती है 2 से 3, तो कुल मिलाकर कितना होता है 750 जो है वो क्या होता है, शुक्रजनक नलिका हो जाता है।
अब आगे देखिए कहता है इस शुक्रजनक नलिका के भीतर भीतरी भाग में नरजन्म कोशिका होता। अब यहीं पे ध्यान देना है कि अब आपको हम बताने वाले हैं कि वृषण क्या है। वृषण यानी कि पुरुष के दो जांघों के बीच में वृषणकोश होता है और जहां पे दो अंडे होते हैं जिसे हम वृषण कहते हैं, और इस वृषण के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। उस पार्ट में एक पार्ट का नाम है शुक्रजनक नलिका, और उस शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या होता है जिससे शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, तो उसका नाम है नरजन्म कोशिका। ये जो पतली पतली 750 ट्यूब जो होती थी, नली जो थी, उसके अंदर एक कोशिका था जिसका नाम क्या था, शुक्रजनक क्या था, सॉरी उसका नाम था नरजर्म सेल, नरजर्म कोशिका। क्या बोलते हैं उसे हम नरजर्म कोशिका कहते हैं। कहता है कि जो शुक्रजनक नलिका होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। शुक्रजनक नलिका के अंदर जो पाया जाता है उसके भीतरी भाग में नरजर्म कोशिका क्या होता है, नरजर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका पाई जाती है। ध्यान से याद रखिएगा, शुक्र जनक नलिका जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, नरजर्म सेल, नरजर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका पाई जाती है, जिसमें नरजर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया करता है। और असूत्री विभाजन प्रक्रिया क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को करके शुक्राणु का निर्माण किसका करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और एक और कोशिका था जिसका नाम था सर्टोली कोशिका, उसका काम क्या होता है, इस सर्टोली कोशिका का काम होता है नरजन्म कोशिका को पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना, इसको, इसका काम होता है कि इसको पोषण देना ताकि ये शुक्राणु की उत्पत्ति जीवन के आधार के लिए जो बीज प्रारंभिक बीज है उस बीज का निर्माण कर सके। अब आगे कहता है कि शुक्रजनक नलिका के जो भीतरी क्षेत्र होते हैं, भीतरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। शुक्र जनक जो नलिका होता है उस नलिका के बाहरी क्षेत्र को, बाहरी जो बाहर का जो एयर जो बाहर का जो भाग होता है ना, उस भाग को अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिसमें लीडिंग क्या होता है, लीडिंग कोशिका और रक्त वाहिनियां पाई जाती है। लीडिंग कोशिका एंड्रोजन नहीं, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंड्रोजन नहीं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या करता है, वो स्राव करता है। अब चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, क्या करते हैं। अभी हमने क्या देखा, देखिए यहां पर क्या है, ये है वृषण कोष्ठक, क्या है, ये है वृषण कोष्ठक। अभी 7.5 ऐसा ऐसा कितना है, ऐसा ऐसा 250 कितना है, 250। और इसके अंदर किसी के अंदर कितने, किसी के अंदर जो है वो 750, सॉरी किसी के अंदर जो है 2 शुक्रजनक नलिका, या फिर किसी के अंदर क्या होता है भाई, किसी के अंदर जो होता है 3। तो कुल मिला के जो है ये जो होगा वो होगा सभी में मिला के जितना होगा सबके पूरा मिला के जो होगा वो 750। अब कहता है यह जो शुक्रजनक नलिका होता है वो किससे बना होता है, ये नलिका जो होता है इसे हम कहते क्या है, एक तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं शुक्रजनन नलिका या शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनन नलिका या शुक्रजनक नलिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमनी फेरस ट्यूबुल, क्या बोलते हैं, सेमनी फेरस ट्यूबुल। ये क्या है, सेमनी फेरस ट्यूबुल, क्या है, सेमनी फेरस ट्यूबुल, क्या है, शुक्रजनक नलिका को हम बोलते हैं सेमनी फेरस ट्यूबुल, क्या बोलते हैं, सेमनी फेरस ट्यूबुल। अब यह सेमनी फेरस ट्यूबुल किससे बना होता है, यह कहता है ये संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर बना होता है, जो क्या करता है आपस में जोड़ने का काम करता है। इस कोशिका का काम होता है किसी चीज को जोड़ना। अब यह कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, संयोजी ऊतक जो होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये मान लिया कि ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसा, ये नली, इस नली को हम बाहर से इस तरह से क्या कर दिए, काट दिए, तो हमें इस तरह से क्या होगा, हमें सामने से देखने पर ऐसा गोल दिखाई पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होता, अंतराली कोशिका, देखिए ये बाहर वाला जो है वो क्या, अंतराली कोशिका है। और अंतराली कोशिका और इसके बीच में जो होता है रुधिर वाहिनियां, ये जो ये और रेड वाला और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वो क्या है, यह जो है वो रुधिर वाहिकाएं हैं। यानी कह सकते हैं आप एक पाइप है, क्या है, एक पाइप है, इस तरह से ये पाइप है। और ये पाइप जो है वो किन से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है क्या होता है, संयोजी ऊतक से। किससे बना हुआ है, संयोजी ऊतक से, ये इसका गोल वाला। और इस गोल वाला के अंदर ये जो बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है अंतराली कोशिका और रुधिर वाहिकाएं। अब विचार कीजिए, ये एक अंग है, तो इस अंग में इसमें खाना पानी भोजन नहीं जाएगा तो ये जीवित रहेगा, क्या होगा, मर जाएगा।
यानी हमारा शरीर का प्रत्येक अंग के पास हमारा ब्लड लाइन, यानी कि हमारा धमनी और सिरा जो है वहां तक क्या होता है, उसकी पहुंच होती है। तो वही यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं जो है वो क्या होती है, ये पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, और ये अंतराली कोशिका है। अब अंतराली कोशिका हो गया, तो यहाँ पर अब इसी फिगर को हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके हम बनाए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो समझते हैं, जो अभी हम समझे थे। देखिए, ये तो इसके अंदर हो गया। अब इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर ये जो होल है सामने से, ये पाइप क्या है, देख ऐसा समझ सकते हैं आप, एक नली है, या एक क्या है, नली है, या क्या एक नली है। और इस नली को हमने क्या किया, इस प्रकार से कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो है, कट करने के बाद जो है वो क्या होगा, इस तरह से दिखेगा। तो यही तो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके अंदर ये वाला, ये जो घेरा जो दिख रहा है, ये इस चीज से बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये नली कौन सा है, तो ये वाला नली है, समझ रहे हैं? ये नली है, जो इसकी संख्या कितनी होती है, 750 होती है। हम उसमें से एक के बारे में पढ़ रहे हैं, सारा ऐसा ही होता है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहां पर देखो भाई, क्या है कि ये तो बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, दाना पानी जाने के लिए, ब्लड है ना, एनर्जी जाने के लिए क्या है, यहाँ पर जो है ये नसें है, धमनी और सिरा दोनों होता है। जो यहाँ पर देखो ये सेल से बताया गया है, कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है। और इसके बाहरी तरफ जो क्षेत्र है, ये ब्लू वाला जो ये दिख रहा है इस तरह से, इस वो क्या है, वो लेडिंग कोशिका, क्या है, अंतराली कोशिका है। अब इसके अंदर भी जो है एक लेयर पाया जाता है। देखिए इसके अंदर ये लेयर है, इस लेयर के अंदर यहाँ पर है इतना, देखिए यहाँ पर इतना। इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर के अंदर जो होता है लेडिंग कोशिका, क्या होता है, लेडिंग कोशिका। उसके अंदर क्या होता है, लेडिंग कोशिका, और एक होता है, एक लेडिंग कोशिका होता है और एक मायोइड कोशिका होता है। ये क्या होता है, मायोइडिस कोशिका होता है। अब ये दोनों कोशिका का काम क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा डीपली और क्या होने वाला है कि थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। आप यहाँ पर अभी था एकदम ऊपर ऊपर बातें, लेकिन अब जो है यहाँ पर टेक्निकल है। अभी तक आपको समझ में आ गया कि ये जो है संयोजी ऊतक से बना हुआ, और इसके अंदर एक और लेयर है, एक और अस्तर होते हैं। उस अस्तर में जो है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होती है, दो प्रकार के, मायोइड, मायोइड कोशिका और लीडिंग कोशिका। ये देखिए, जो मायोइड कोशिका क्या है, मायोइड जो कोशिका है, इस कोशिका का काम क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये शुक्र जो नली होती है, और नली के अंदर एक और लेयर होता है। क्या होता है, नली के अंदर क्या होता है, एक और लेयर होता है। उस लेयर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका नाम है मायोइड कोशिका और लीडिंग कोशिका। जिसमें से मायोइड कोशिका का काम क्या होता है, इसका काम होता है संकुचित करना, नली को सिकुड़ाना। क्या करना, नली को जो है वो सिकुड़ाने का काम करता है। क्यों क्यों करता है, जब यहां पर इस नली के अंदर शुक्राणु की उत्पत्ति होगी, तो शुक्राणु जहां बन रहा वहां से तो निकलना जरूरी है। आप विचार कर सकते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो सब वहीं पर जमा रहेगा, तो फिर आगे बनेगा कैसे। तो इसलिए ये मायोइड कोशिका जो है वो संकुचित होता है। क्या होता है, संकुचित करने का काम करता है। किसको, ये पूरा का पूरा इस नली को जो है क्या करता है, सेमनी फेरस जो नली होता है, ट्यूब होता है, इस ट्यूब को संकुचित यानी कंप्रेस करने का काम करता है, ताकि जो इसके अंदर शुक्राणु बनेगा, देखिए ये शुक्राणु इसके अंदर बना, तो ये शुक्राणु जो है यहां से ये बाहर इस प्रकार से, सॉरी इधर, अरे ये बाहर निकल सके। क्या हो सके, ये बाहर ये निकल सके, इधर की ओर, इधर निकल सके। किसका काम है, मायोइड कोशिका का। आप ध्यान रखिएगा कि मायोइड जो कोशिका होता है, इसका काम होता है कि शुक्राणु जब बनता है सेमनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगला है लीडिंग कोशिका। क्या है, अगला है लीडिंग कोशिका। क्या है, देखिए अगला जो इसके अंदर ये जो पीला वाला जो दिख रहा है, वो क्या है, वो है लीडिंग कोशिका। शुक्र जनक नलिका
एक नली है और उसके अंदर एक और लेयर है, उस लेयर में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है, लीडिंग कोशिका। इस लीडिंग कोशिका का काम क्या है? इस लीडिंग कोशिका का काम है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्राव करना है। ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करना ये क्यों जरूरी है? इस कोशिका के बिना आप ऐसा कह सकते हैं, अगर ये कोशिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर वो नहीं होगा तो ये शुक्राणु की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, चाहे कितना भी कोई क्यों प्रयास कर ले। क्यों? क्योंकि इसी हार्मोन के कारण जो है वो कौन, स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्र जनक नलिका, सॉरी नर जर्म सेल, इसी को दूसरा नाम क्या है, नर जर्म सेल। देखिए क्या होता है कि ये जो है लीडिंग कोशिका, क्या है, लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है नर जर्म सेल। क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं, इसका नाम है, दूसरा नाम है नर जर्म कोशिका। क्या नाम है, नर जर्म कोशिका। ध्यान समझिएगा, बायो के अंदर एक ही चीज को अलग अलग क्या किया गया, नाम से इसको व्यक्त किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अस्पर्मेटोगोनिया को दूसरे रूप में हम या दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं, नर जर्म सेल। क्या बोलते हैं, नर जर्म सेल कहते हैं। तो ये नर जर्म सेल को जो है वो उत्प्रेरित करता है, यानी कि इसके अंदर अर्ध क्या करता है, यहां पर देखिए नर जर्म कोशिका जो होता है, इस कोशिका के अंदर जो है यहां पर मायोसिस, क्या है, मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया को करवाने के लिए इसे उत्तेजित करता है। क्या करता है, अब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को करता है, तब अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के बाद जो है इससे शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। आपको समझ में भली भांति आ गया होगा कि ये शुक्रजनक नलिका जो होता है, क्या होता है, शुक्रजनक नलिका होता है, उसके अंदर है ना लीडिंग कोशिका पाया था, और इस लीडिंग कोशिका का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करना। अब इस हार्मोन का एक काम तो समझ में आ गया आपको कि क्या होता है, शुक्राणु के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना जो है ये शुक्राणु जो है बना पाएगा नहीं। लेकिन इसका काम एक और भी है, इसके अंदर किसी नर के अंदर सेक्स का डिजायर यानी कि सोच, यानी कि इच्छा, संबंध बनाने की इच्छा, एबिलिटी जो दिमाग में उत्पन्न होता है, वो एक कौन करता है, उत्पन्न लीडिंग कोशिका से उत्पन्न होने वाले टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन अगर किसी प्राणी में स्रावित नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो उसे जो है वो सेक्स करने की जो इच्छा होती है या संबंध बनाने की इच्छा जो होती है उसे नहीं होगी, उसे उस व्यक्ति को लड़की या फिर उस व्यक्ति को जो है मेल और फीमेल की तरफ जो उस व्यक्ति को जो है फीमेल की तरफ जो है अट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा, यानी कि लड़कियों की तरफ जो है उसका अट्रैक्शन की जो भावना होती है, मन में जो विचार उत्पन्न होता है, वो सबका सब क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। किसके कारण, जब उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव जो है वो कम जाता है तब, और वो किससे उत्पन्न होता है, वो होता है लीडिंग कोशिका से। लीडिंग कोशिका जितनी अधिक मात्रा में डबाडब एकदम लबालब क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, उतना ही अधिक मात्रा में इसमें के अंदर क्या होता है, शुक्राणु उत्पत्ति होती है, और उतना ही उसके अंदर क्या होता है, डिजायर उत्पन्न होता है, सोच उत्पन्न होता है ना, संबंध बनाने की। तो आपको भली भांति समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह जो हार्मोन सिर्फ इच्छा पैदा नहीं करता, यह हार्मोन हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, हमारे शरीर को जो है वो एक अच्छा सा शेप देता है, हमारे शरीर को जो है वो मजबूत बनाता है, हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, वो पोषण देता है। तो ये सभी देने का क्या करता है, ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। अब आगे देखते हैं। अब आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि लीडिंग कोशिका क्या बनाया, हार्मोन बनाया, है ना, और ये हार्मोन क्या करता है, ये लीडिंग कोशिका हार्मोन जो है स्पर्मेटोगोनिया। ये देखिए, अब इस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो नली है, ये नली के अंदर ये वाला कोशिका क्या है, ये वाला कोशिका, ये कोशिका है इस नली के अंदर, ये पहली कोशिका है। इस नली के अंदर एक और कोशिका है, और यही कोशिका जो है बहुत जरूरी है, और उस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया, उसे हिंदी में बोलते हैं नर जन्म सेल। अब यह क्या होता है, जब इसको टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की प्राप्ति होती है और ब्रेन से जो है वो सूचना मिलता है,
LH और FSH हार्मोन, जब इसको क्या होता है, सूचना मिलता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और तब जाके जो है इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कुछ हलचल उत्पन्न होता है, और हलचल उत्पन्न होने के बाद जो है वो चेंज होता है, बदलता है, और बदल कर क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है, जो यहाँ पर देखिए पीला वाला सेल से दिखाया गया है। ये जो है ये कौन कोशिका है, यह है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोसाइट्स में, किसमें, स्पर्मेटोसाइट्स में बदल गया है। और स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है कि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन जब प्रक्रिया करता है तो ऐसा कर सकते हैं स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है। कहता है एम यानी मायोसिस के बाद जो है के बाद ये क्या होता है, स्पर्मेटिड्स में, किसमें, स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है। और स्पर्मेटिड्स में अर्थ विभाजन 2 के बाद जो है स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार फिर से। देखो होता क्या है कि लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव किया, ध्यान समझिएगा, क्या किया, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव किया, इसने क्या इसको हार्मोन दिया, तो स्पर्मेटोजोआ यानी कि नर जर्म कोशिका, और यह कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन 1। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिका टूटती है और एक कोशिका जब टूटेगी तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। यानी ऐसा कर सकते हैं कि जब एक नर जर्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया एक होगी तो 4 गो शुक्राणु, कितना शुक्राणु, 4 शुक्राणु बनेगा, ऐसा आप समझिए। तो ये इसको हार्मोन की जब प्राप्ति हुई, स्पर्मेटोगोनिया यानी नर जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स में, किसमें, स्पर्मेटोसाइट्स में बदल गया, स्पर्मेटोसाइट्स में बदल गया। अब यह स्पर्मेटोसाइट्स का जब अगला प्रोसेस होता है तब क्या होता है, जब स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है, जब यह स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है तो उसके अगले कुछ समय बाद जो है यह स्पर्मेटोसाइट्स जो है स्पर्मेटिड्स में, किसमें, स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है। देखिए जो यहाँ पर ब्लू वाला से क्या हो गया, दिखाया गया है। अब देखिए यहां से ये चला इसमें और ये चला किसमें, इसमें, ठीक है, यहाँ पर तीर का चिन्ह दिया हुआ, देखिए ये क्या हुआ, जब ये इसमें कुछ बदलाव आया तो ऐसे इसमें बदला, और इसमें जब बदलाव आया तो इसमें बदला, और इसमें जब बदलाव आएगा तो क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ। अब ये बदलाव क्या आएगा, तो दिमाग में अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए क्या बदलाव होगा इसमें, आप ऐसे समझिए कि इसका स्पर्मेटोगोनिया का अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब प्रत्येक टर्म में कोशिका क्या हो रही है, टूट रही है और बदल रही है। आपको अब भली बात समझ में आ गया। आप 11th क्लास में सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो उसमें ये चीजें बताई गई होगी, क्योंकि यहां पर इसको बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फिर टॉपिक क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। आपको सिंपली समझिए, स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया डायरेक्ट। अब बीच में अगर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा, आपसे पूछेगा स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदलता है, स्पर्मेटोसाइट्स में, किसमें, स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोसाइट्स किसमें बदलता है, स्पर्मेटिड्स में, किसमें, स्पर्मेटिड्स में। और स्पर्मेटिड्स किसमें बदलता है, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ का कायांतरण होता है, कायांतरण माने वो बदलता है, चेंज होता है, और चेंज होकर क्या हो जाता है, ये बन जाता है शुक्राणु अंतः, क्या होता है। और हमें तो इस वीडियो में पहले ही बता चुके थे, हम आपको बताने वाले हैं क्या, शुक्राणु की उत्पत्ति कैसे होती है, और वो भी वृषण के अंदर। तो आपको भली भांति भाई समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर शुक्राणु की उत्पत्ति होती कैसे है, क्या कारण है। तो शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए क्या है, जो जिम्मेवार है वृषण के अंदर, जिसके कारण होता है, वो एक हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा लीडिंग सेल जो है वो उत्पन्न करता है, और इसको प्रेस करता है हमारे शरीर के जो ब्रेन होता है, और ब्रेन से आने वाले LH और FSH हार्मोन, उससे ये क्या होता है, स्टिमुलेट बोल सकते हैं, स्टिमुलेट होता है। और जब ये स्टिमुलेट होता है तब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और यह हार्मोन जो है वो नर जर्म कोशिका को
सेल डिवीजन के लिए आगे तैयार करता है। कौन सेल डिवीजन? किस प्रकार का? तो अर्धसूत्री विभाजन के, है ना, अर्धसूत्री विभाजन वाला सेल डिवीजन क्या करता है? वो करना शुरू करता है, जिसके कारण जो है ये नर जन्म कोशिका जो होता है वो क्या होता है? स्पर्मेटोजोवा में बदल जाता है, और स्पर्मेटोजोवा का जब कायांतरण होता है तो शुक्राणु की उत्पत्ति यानी शुक्राणु में बदल जाता है। और यह शुक्राणु, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये शुक्राणु जो पीला वाला है वो इस प्रकार से ये गति करता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये जो इस तरह से जो दिख रहा है टेढ़ानुमा, यहाँ पर आकर क्या होता है? ये जमा, इसी नली में आकर वो क्या होता है? वो जमा होता है। तो अगला, अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक यानी वृषण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है एग्जाम के अंदर आता है, उसको हम तुरंत अभी जस्ट हम देखने वाले हैं। हम आने वाला समय में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाने के तुरंत जस्ट बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना जाए कि एग्जाम के अंदर सवाल आकर आता इस तरह से है। देखो भाई, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपको एकदम पक्का है कि 12th के अंदर जो है बायो में जो है वो क्या होता है? 90+ मार्क्स आने वाला है। पिछले हम 10 वर्षों से पिछले 10 वर्षों से ऑफलाइन क्लास चलाते आ रहे हैं, उसमें कई बच्चे लगभग जो है 98 नंबर, कोई 92 नंबर जो है वो बायो में ला चुका है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब जो बच्चे पढ़ने वाला ही नहीं है तो उसके लिए आप कितना ही क्यों ना पढ़ा दो, संभव नहीं है। तो आप भली भांति इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, है ना। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, अभी जो हम फिगर देखे थे वो एक एनिमेशन फिगर जो दिया गया वही चीजें है। यहाँ पर देखिए, एक सूक्ष्म जनगणना क्या है? सूक्ष्म जनगणना लिखा है, और ये वाला अंदर वाला ये बेसल लेयर है जो वहां पर बनाया गया, जिसके अंदर लीडिंग सेल था। क्या था? लीडिंग सेल था, और एक और सेल था जो ये वाला था, किधर गया? हाँ, और उसके ऊपर देखिए क्या था? ये लीडिंग सेल था। ये कुल मिलाकर एक ऐसा वहां पर लेयर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है? सर्टोली कोशिका, और ये सभी जो कोशिका है स्पर्मेटोजोवा। क्या है? स्पर्मेटोजोवा है। अब इससे क्या हुआ? देखो, शुक्राणु की उत्पत्ति हुई है, और ये जो पतला जैसा ट्यूब है जो है उससे होकर क्या हो रहा है? शुक्राणु आगे बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, ये लीडिंग सेल हो गया, ये हो गया मायोइड सेल, और ये सेल जो है संकुचन की प्रक्रिया करता है, ताकि ये नली जो है वो सिकुड़े, और सिकुड़ने के कारण जो है ये शुक्राणु आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यही है जर्म सेल, यानी क्या है? यही जो है वो जर्म सेल है, ये जर्म सेल। यही देखो है स्पर्मेटोजोवा, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया। तो क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। अब यही जो है, इसी में 8 सूत्री विभाजन की प्रक्रिया होता है, और आगे इस तरह जाकर क्या होता है? यहाँ पर स्पर्मेटोजोवा में बदल गया है। देखिए आप, दिख रहा है? ये क्या हुआ है? यह जो है स्पर्मेटोगोनिया है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुआ है, और लास्ट में क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोवा। और स्पर्मेटोजोवा देखो क्या हो गया? शुक्राणु में बदल गया है। आप इस फिगर से आप ध्यान से समझ सकते हैं। ये क्या है? ये शुक्राणु है। ये क्या है? ये शुक्राणु है। कैसे हुआ? स्पर्मेटोजोवा जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई, यानी नर जर्म सेल इसी को बोलते हैं, और यह स्पर्मेटोजोवा में अंत बदलता, और स्पर्मेटोजोवा जो है वो शुक्राणु में बदल जाता है। देखिए, वृषण से संबंधित अब हम ऑब्जेक्टिव कुछ है वो आप समझिए फटाफट, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव है बाबू, वृषण से संबंधित अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखो भाई। अब क्या है? वृषण से संबंधित तो कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है, वृषण का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वृषण का मुख्य कार्य क्या? अभी बताए हैं। वृषण का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। अभी बताए ना, इसका काम क्या है? अभी बताएं, जस्ट पीछे बताएं कि वृषण का जो कार्य होता है वो क्या होता है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करना। ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है वो लीडिंग क्या है? लीडिंग लीडिंग कोशिका जो है वो इस चीज को निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है, वृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण जो है वो कहाँ स्थित होता है? बताइए। उदर गुहा में, मस्तिष्क में, अंडकोश में, और यकृत के पास, किसके पास होता है? क्या होता है? तो ये वृषण जो होता है, अभी बताएं,
दो जांग होता है और दो जांग के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? वृष्ण कोश। क्या होता है? वृष्ण कोश। यानी वृष्ण कोश यानी अस्क्रोटम। क्या है? अस्क्रोटम के अंदर जो है वो क्या होता है? वृष्ण मौजूद रहता है। सवाल आया ना, इस तरह से सवाल आएगा। देखो भाई, अगला सवाल क्या है? वृष्ण का कौन सा भाग जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है? आप ध्यान बताइए, वृष्ण का कौन सा भाग, वृष्ण का कौन सा भाग शुक्राणु उत्पन्न करता है या उस शुक्राणु उत्पन्न उत्पादन में जिम्मेवार होता है? क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा बताइए? इंग्लिश नेम भी है। कौन वृष्ण का कौन सा भाग जो है वो शुक्राणु उत्पादन में या उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है? बताइए क्या है भाई, बता ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्र जनन या जनक नलिका। नलिका। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है वो मुख्य कार्य, मेन कार्य क्या है? पाचन में सहायता, पुरुषों में प्रजनन अंगों का विकास, प्रतिरक्षा बढ़ाता है और रक्तचाप का नियंत्रण करता है। वह कौन सा काम जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मूल काम है? तो मूल काम क्या होगा? पुरुष में प्रजनन अंगों का विकास। प्रजनन माने जिस अंगों के द्वारा पुरुष जो है वो संबंध की प्रक्रिया यानी सेक्स की प्रक्रिया किस लिए? जीवन के या अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने के लिए करता है। तो वो क्या है? वो है प्रजनन अंगों का विकास जो है वो इस हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है वृष्ण का तापमान शरीर के तापमान से कितना होता है? बताए थे कि वृष्ण शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और उससे जो है वो 2 से क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। क्या होगा? 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 डिग्री। क्या होगा इसमें ऑप्शन? समान ताप 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6। अब देखिए 2 से 3 बताए थे, लेकिन इसमें क्या है? 3 से 4। क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 3 से 4। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है। वृष्ण के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? वृष्ण के चारों ओर, वृष्ण के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? कहता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एपिडेमिस, वास डिफरेंस और टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है बताइए? वृष्ण के चारों ओर जो है वो कौन सा आवरण होता है? एपिडीमिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और वास डिफरेंस और टेस्टोस्टेरोन। वृष्ण के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? एपिडेमिस ये होगा ना, वास डिफरेंस होगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं। क्या होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो था वो पूरे वृष्ण को क्या होता था? घेरे हुए था। क्या था? पूरे वृष्ण को जो है वो घेरे हुए था। फिगर में आपको बताया गया था। अभी नेक्स्ट देखिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली में एपिडेमिस का मुख्य कार्य क्या है? एपिडेमिस, 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 एपिडेमिस का मुख्य कार्य बताइए। एपिडेमिस कहता है पुरुष प्रजनन में एपिडेमिस, एपिडेमिस का मतलब होता है अधिवृष्ण। क्या होता है? बताए थे अधिवृष्ण। क्या होता है? अधिवृष्ण इसका काम नाम है हिंदी में। शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु के परिपक्व कर और संग्रह करना, शुक्राणु का पोषण प्रदान करना और वीर्य का निर्माण करना। क्या होगा? तो अभी बताए थे बाबू कि शुक्राणु की उत्पत्ति सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, लेकिन जाके जमा क्या होता है? एपिडेमिस यानी अधिवृष्ण के अंदर। तो क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वृष्ण में कौन सा सेल टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है? जल्दी बताइए। कौन सा सेल, वृष्ण में कौन सा सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है? सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका, बीटा कोशिका, एपिथेलियल कोशिका। क्या है? डी है एपिथेलियल कोशिका। कौन सा कोशिका जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है? बताइए जल्दी। क्या होगा इसका जो आराम सा और आसान सा उत्तर? क्या था? लीडिंग कोशिका। क्या था? लीडिंग कोशिका यानी लीडिंग कोशिका। ये क्या है? इसके बारे में हम अभी तुरंत पढ़े थे। नेक्स्ट सवाल कहता है यदि वृष्ण के शरीर के अंदर, यदि वृष्ण जो है वो शरीर के अंदर स्थित हो तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर कहता है वृष्ण जो है वो शरीर के अंदर ही रह जाए, अंदर का मतलब समझ में आया? देखिए होता है, एक चीज बात छूट गया है अभी पढ़ाने वक्त। ये क्या होता है? ये ऐसा एक नली होता है और ये वृष्ण क्या है? ये वृष्ण कोश है।
और इसी के अंदर 2 गो अंडा होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता ऊपर ही है। क्या होता है, ये ऊपर ही होता है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो कुछ मंथ पहले जो है वो ये अंडा जो ऊपर से क्या आता है, इस स्क्रोटल में आ जाता है। सवाल यहाँ पर कहता है, यदि वृषण शरीर के अंदर स्थित हो तो इसका प्रभाव क्या होगा। शुक्राणु उत्पादन कम होगा, पुरुष हार्मोन नहीं बनेगा, पाचन क्रिया बाधित हो जाएगी और कोई प्रभाव नहीं होगा। और अभी हम बताए थे आपको कि नीचे क्यों जरूरी है। अंदर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर जो है इसको इसको जो है शुक्राणु बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम चाहिए तापमान। 2 से 3 जो दिया हुआ है आपको दिमाग घुरा रहा होगा। क्या है, शुक्राणु कम उत्पन्न होगा। अभी हम बताए थे कि इस बाहर रहता है तो शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। तो आप दिमाग लगाइए जरा कि शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए 2 से 3 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो शुक्राणु की उत्पत्ति कब होती है, जब हार्मोन की उत्पत्ति होगी तब। वो कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। देख रहे हैं सवाल कैसे घुमा के दिया गया है। आराम से कोई भी बच्चा इस ऑप्शन में क्या होगा, फंस जाएगा। कोई भी बच्चा, ये सवाल ऐसा है कि कोई भी बच्चा आराम से इस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में क्या होगा, ये फंस जाएगा कि कहेगा कि यही तो सही है। लेकिन आप जरा दिमाग ले, क्या लगाइए दिमाग, कि अगर यह शरीर के ऊपर रहेगा, ऊपर ही रह जाए, है ना, ऊपर ही रह जाए, तो इस शरीर, इसके अंदर एक सेल होता है, इसका नाम है लीडिंग सेल। क्या है नाम है, लीडिंग सेल। ये सेल जो है वो हार्मोन की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी। अब जब हार्मोन की उत्पत्ति करेगे ही नहीं तो शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन होगा पुरुष हार्मोन नहीं बनेगा, पुरुष हार्मोन जो है वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, वृषण में पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूबुल का क्या कार्य है। सेमनीफेरस ट्यूबुल का क्या काम है बताइए। अभी भी ये सवाल था। वीर्य उत्पादन, शुक्राणु उत्पादन, हार्मोन उत्पादन और रक्त संचार नियंत्रण। देखिए इस ऑप्शन में तुरंत फंस जाएगा बच्चा। वीर्य नहीं, वीर्य जो होता है वो लास्ट प्रोडक्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वीर्य का निर्माण नहीं होता। वीर्य का मतलब हो गया इसमें बहुत कुछ तरल पदार्थ मिला हुआ है। शुक्राणु का मतलब हो गया सिर्फ बीज, सिर्फ नर बीज जिससे जीवन की उत्पत्ति होगी, है ना। तो क्या होगा, ये शुक्राणु उत्पादन, क्या होगा, शुक्राणु उत्पादन हो गया। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या देखा, इस प्रकार से अभी हमने देखा किसके बारे में, वृषण से संबंधित 10 सवाल।